अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्रीगेट प्लानिंग को स्टार्ट किया था। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है, अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है, लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से उसकी बेसिक स्केड्यूलिंग होती है। आज भी हम एग्रीगेट प्लानिंग की थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक प्रैक्टिकली जब एग्रीगेट प्लान बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज हमारे सामने होते हैं। तो किस तरीके से इन तमाम कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए हम एक बेस्ट प्लान बना सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, और हर एक ऑल्टरनेटिव के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एडवांस एग्रीगेट प्लान बनाएंगे जिसके अंदर हम कॉस्टिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्रीगेट प्लान जब हम बना रहे होते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। तो एग्रीगेट प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट प्लान इज यूजुअली टू मीट द फोरकास्टेड डिमांड विद मिनिमाइजेशन कॉस्ट ओवर द प्लानिंग पीरियड। देखिए जी, हमारा एज ऑपरेशन मैनेजर मेरा क्या काम है? अगर मुझे एक प्रोडक्ट की डिमांड पता है कि यार ये प्रोडक्ट मैंने इतनी बनानी है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसको एक ऑप्टिमम टाइम के ऊपर, ऑप्टिमम कॉस्ट के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव दूसरा ये भी होगा कि मेरे ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज जो कि मेरे पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल भी होने चाहिए। अदरवाइज अगर मैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाता हूँ तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये तो है एग्रीगेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई ये एक जो है फर्स्ट 3 क्वार्टर के अंदर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वार्टर जो है जून जनवरी फरवरी मार्च का, इसमें ये दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं और ये इसके नीचे डिमांड दी हुई है। जनवरी की डिमांड जो है 150,000, फरवरी की जो है 120,000 और मार्च की 110,000 है, ठीक है नहीं। अप्रैल के अंदर ये डिमांड है और सॉरी सेकंड क्वार्टर के अंदर ये डिमांड है और थर्ड क्वार्टर के अंदर ये डिमांड है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हमें यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग कंबाइन एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इनटू जनरल टर्म। एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जिसके अंदर आपकी मशीनरी, आपकी लेबर, आपकी और जितने भी आपका रॉ मटेरियल, तमाम रिसोर्सेज को कंबाइन करता है जनरल टर्म्स के अंदर। पार्ट ऑफ लार्जर प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर हम बड़ी क्वांटिटीज की बातें कर रहे होते हैं। यानी कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट के 3 से 4 वेरिएंट्स हैं तो एग्रीगेट प्लान सबको कंबाइन करके बनेगा, अलग अलग तो नहीं बनेगा। अगर एक ही प्रोडक्ट के 4 डिफरेंट साइजेस के अंदर उसके वेरिएंट्स हैं तो एग्रीगेट प्लान पांचों साइजेस को कंबाइन करके बनेगा। अगर एक प्रोडक्ट के 4 डिफरेंट कलर्स में वेरिएंट्स हैं तो चारों को कंबाइन करके एक एग्रीगेट प्लान बनेगा। जब हम बात करते हैं जी डिसएग्रीगेशन की, तो डिसएग्रीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं जी कि डिसएग्रीगेशन के अंदर हम प्लान को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू ग्रेटर डिटेल। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जब एग्रीगेट को डिसएग्रीगेट करते हैं तो फिर हमारे पास डिटेल्स वेरिएंट वाइज आ जाती है। हम आगे चल के प्रैक्टिकली एग्रीगेट प्लान बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन जो डिसएग्रीगेशन जब हो जाएगी तो फिर वो एग्रीगेट प्लान कहलाएगा नहीं, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में आ गया। तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिर वो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल कहलाएगा, ठीक है जी। तो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल भी हम बनाना सीखेंगे, लेकिन मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले हमें एग्रीगेट प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट प्लान बनाने के बाद ही मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनता है, ठीक है जी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं एग्रीगेट प्लानिंग बनाते हुए। हमें कुछ सवालों के हमें आंसर्स देने होते हैं या हमें उन सवालों के आंसर्स पता होने चाहिए। क्या सवालात हैं जी? शुड इन्वेंटरीज बी एब्जॉर्ब शुड इन्वेंटरी बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब द चेंजेस इन डिमांड। देखिए जी, जो डिमांड पैटर्न है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ऊपर नीचे जिग जैग पैटर्न चल रहा होता है।
यानी कि कुछ पीरियड के अंदर डिमांड शूट करती है, कुछ पीरियड के अंदर कोलैप्स कर जाती है, अगर बाज़ का सीज़नल डिमांड होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लो डिमांड सीज़न के अंदर इन्वेंट्री को स्टोर कर लें अपने पास और हाई डिमांड सीज़न के अंदर उसी इन्वेंट्री को उठा के हम सेल आउट करें? तो पहला सवाल तो ये है, क्या ऐसा ऑप्शन है? अच्छा जी। दूसरा पॉइंट ये है, शुड चेंजेस बी अकोमोडेट बाय वेरिंग वर्कफोर्स साइज? अच्छा जी, अगर मुझे कैपेसिटी एडजस्ट करनी हो तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि यार हम ऐसी भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम वर्क फोर्स के साइज को वेरी कर लें? मेरे पास डिमांड बढ़ रही है तो मैं वर्क फोर्स अपनी बढ़ा लूँ, और अगर कम हो रही है तो उसको कम कर लूँ, वर्क फोर्स के साइज को भी कम कर लूँ। ठीक है ना, एक ऑप्शन ये भी हो, या ये भी हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम वर्कर को बुला सकते हैं, ओवर टाइम या आइडल टाइम को हम यूज कर सकते हैं। पार्ट टाइम और ओवर टाइम में डिफरेंट है। पार्ट ओवर टाइम आपका करंट वर्कर करता है जो कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करेगा, वो ओवर टाइम कहलाएगा। पार्ट टाइम वर्कर क्या करता है कि जी मैं, या मेरे पास एक मसला ये है कि मेरे पास जो वर्कर है, अगर मैं उससे 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी करवाता हूँ तो वो तो उससे ओवर टाइम मांगेगा। पार्ट टाइम वर्कर का मतलब ये है कि वो मेरी कंपनी के पेरोल पे तो नहीं है, मैं उसको बाहर से बुला लेता हूँ कहीं से, वो तो आके 2 घंटे काम करो, 2 घंटे के पैसे लेके चले जाना, 2 घंटे के अंदर तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतनी पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे वर्कर्स को हम पार्ट टाइम वर्कर कहते हैं। ठीक है ना, तो पार्ट टाइम वर्कर को बुला के भी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है ना, और ओवर टाइम करवा के भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक स्ट्रेटजी है हमारे पास। एक और स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि क्या हम, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को यूज कर सकें हम, और स्टेबल मेंटेन स्टेबल जो है ना वर्क फोर्स सकें, यानी कि मैं अपनी वर्क फोर्स को तो नहीं छेड़ रहा, अगर डिमांड बढ़ती है तो जितनी मेरी लेबर बना सकती है मैं अपनी लेबर से बनवाऊंगा, और एक्स्ट्रा डिमांड को मैं अपने सप्लायर से आउटसोर्स करवा के मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। टेक्सटाइल के अंदर आपको अक्सर ऐसी प्रैक्टिसेस मिलती हैं कि कुछ प्रोडक्शन कंपनीज कुछ करती हैं, कुछ आउटसोर्स कर देती हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है। क्या प्राइस और अदर फैक्टर्स को भी चेंज करके इन्फ्लुएंस किया जा सकता है डिमांड के अंदर? तो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि क्या प्राइस और जो अदर फैक्टर्स हैं, क्या वो चेंज करके डिमांड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे है कि चलिए इसको मैं अभी आगे के पॉइंट को भी बात डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, कैपेसिटी ऑप्शन। कैपेसिटी को एडजस्ट करने के कितने हमारे पास ऑप्शन है? इंक्रीज इन्वेंट्री इन लो डिमांड पीरियड टू मीट हाई डिमांड इन फ्यूचर। ठीक है ना, अब एक ऑप्शन तो ये है कि चेंजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। कैपेसिटी ऑप्शन का पहला तो पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री लेवल को चेंज करें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लो डिमांड पीरियड के अंदर इन्वेंट्री को हम हाई कर लें और हाई डिमांड के अंदर उसको सेल करें। ठीक है ना, यानी कि जो हाई डिमांड सीजन की जो डिमांड है, उसकी प्रोडक्शन को हम लो डिमांड सीजन में कर लें। लेकिन मैंने कहा ना कि हर स्ट्रेटजी का जहाँ पे फायदा है वहाँ पे एक नुकसान भी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो लो डिमांड सीजन के अंदर इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस के अंदर रखी रहेगी, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट एसोसिएट होगी। इन्वेंट्री के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि होल्डिंग कॉस्ट इनकर होती है जब भी कोई इन्वेंट्री वेयर हाउस के अंदर रखी जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि शॉर्टेज में नीड लॉस ड्यू टू सेल लॉन्ग लीड टाइम्स है, वो कस्टमर सर्विस शॉर्ट, अगर आप ऐसा नहीं करते तो शॉर्टेज जो है ये हमें रास्ता ला सकती है, लीड टाइम बढ़ा सकती है, और पुअर कस्टमर सर्विस का हमें सामना करना पड़ सकता है। क्या दूसरा ऑप्शन क्या है सकता है? वेरिंग वर्क फोर्स बाय हायरिंग एंड ले ऑफ। वर्क फोर्स के साइज को एडजस्ट करें अपनी डिमांड के लिहाज से, दूसरा ऑप्शन ये है। यानी कि डिमांड बढ़ रही है तो वर्क फोर्स बढ़ा लें, वर्क फोर्स बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और डिमांड अगर नीचे जा रही है तो लेबर को ले ऑफ पे भेज दें और वर्क फोर्स को कम करके कैपेसिटी एडजस्ट कर लें। अब फायदा तो नजर आ रहा है इसका कि यार हम अपनी कैपेसिटी को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो इसको करने की भी कॉस्ट है। अगर फायदा क्या है कि मैच प्रोडक्शन रेट टू डिमांड हो जाएगी हमारे पास। ट्रेनिंग एंड सेपरेशन कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ले ऑफ वर्कर्स, मसला यहाँ पे ये है कि जब भी वर्कर को हायर करेंगे तो हायरिंग की भी तो कॉस्ट है ना,
ले ऑफ की भी कॉस्ट है। ले ऑफ का पहले मतलब क्या है? ले ऑफ का मतलब ये है कि टर्मिनेशन नहीं होती है। देखो, एक तो वर्कर को ये होता है ना कि फारिग कर दिया, एक तो वो होता है जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि आप टेम्परेरी वर्कर को छुट्टी पे बिठा देते हैं कि भाई अभी हमारे पास काम नहीं है, जब काम होगा तो आपको बुला लेंगे दोबारा। लेकिन ले ऑफ के पीरियड में हमारा लेबर लॉ ये कहता है कि उसकी बेसिक वेजेस का 50% आप फिर भी पे करोगे, क्योंकि वो आपके पेरोल पर है। ठीक है ना? तो ले ऑफ पे जब हम इसको भेजेंगे तो उससे हम प्रोडक्शन तो ले नहीं रहे, लेकिन उसको हम पार्शली पे भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ले ऑफ की भी कॉस्ट है। ठीक है ना? तो हर ऑल्टरनेटिव के मैंने कहा बताया था आपको कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसके अंदर ये सारी स्ट्रेटेजीज को हम इंटीग्रेट करके इसकी कॉस्ट की इवोल्यूशन करके एक बेस्ट प्लान की इवोल्यूशन करेंगे हम। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन क्या है कि वेरिंग प्रोडक्शन रेट थ्रू ओवर टाइम और आइडल टाइम। कि हम क्या करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ओवर टाइम करवा लें अपने करंट वर्कर से। यानी कि अगर एक वर्कर 8 घंटे ड्यूटी करता है, उसको 8 घंटे के हम वेजेस दे रहे हैं, उसको बोले कि भाई तुम 10 घंटे काम कर लो, 2 घंटे का हम तुम्हें ओवर टाइम पे करेंगे। लेकिन ओवर टाइम का मसला ये होता है कि ओवर टाइम का जो रेट होता है वो डबल होता है आपके नॉर्मल लेबर टाइम के बाद। रेगुलर लेबर टाइम के हिसाब से उसका टाइम डबल होता है, रेट डबल होता है। तो ये भी कॉस्ट को कहीं न कहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना? तो इट मे बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज़ द लार्ज डिमांड। ये हमारे पास फ़ायदा तो ये होगा कि कांस्टेंट वर्कफ़ोर्स रहेगी, आपको वर्कफ़ोर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे हायरिंग एंड ले ऑफ की कॉस्ट तो आपकी बच गई। लेकिन ये फिज़िबल नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाए डिमांड के अंदर, तो फिर आप ओवरटाइम करवा के पूरा नहीं करवा सकते। ओवरटाइम कैन बी कॉस्टली may drive down प्रोडक्टिविटी। तो ओवरटाइम कॉस्टली भी पड़ता है हमें, और बाज़ औक़ात की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि देखिए, हर इंसान की कैपेसिटी होती है ना काम करने की। 8 घंटे के जो ड्यूटी आवर निकाले गए हैं ना, कुछ रिसर्च करने के बाद निकाले गए हैं कि 1 घंटा एक बंदा जो है ना लगातार 1 दिन के अंदर 8 घंटे तक काम कर सकता है। 8 घंटे के से ज़्यादा अगर इससे काम करवाए जाएँगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो इसके मसला ये हो सकता है कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा एक बंदा ओवरटाइम करके अगर कोई काम करता है, तो इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर वो जो प्रोडक्शन करेगा ना, उस प्रोडक्शन टाइम के अंदर आपकी रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा निकल सकती हैं। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है इसका, ठीक है ना? लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन कैपेसिटी का हमारे पास ये है कि हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है कि हम प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दें। हम खुद प्रोडक्शन ना करें, हम क्या करें, प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर दें। टेम्परेरी मेजर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द पीक डिमांड में बी कॉस्टली। तो टेम्परेरी मेजर ड्यूरिंग पीक डिमांड यानी कि हमारा मसला यहाँ पे ये होता है कि अगर इंक्रीज डिमांड लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, तो इसके लिए अपना प्लांट लगाना तो बेवकूफ़ी है। हम क्या करते हैं भाई, किसी को आउटसोर्स कर दिया कि यार ये थोड़ी प्रोडक्शन है, थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, तो हम सप्लायर से बनवा लेते हैं। इसका मसला ये हो सकता है कि ये कॉस्टली भी हो सकती है, क्योंकि सप्लायर आप किसी से बनवा रहे हो, ज़ाहिर सी बात है वो तो अपना प्रॉफिट भी रखेगा ना बीच में, तो आपको कॉस्टली ही पड़ सकता है। और एक और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे क्वालिटी को इंश्योर करना मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन आपके पास तो नहीं हो रही, प्रोडक्शन तो आपके सप्लायर के पास हो रही है। तो क्वालिटी को मेंटेन करना यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है ना? एक्सप्रेस योर कस्टमर टू बी अ पॉसिबल कॉम्पिटिटर एक्सपोजेस यू अ कस्टमर, यानी कि हम यहाँ पे अपने कस्टमर को बता रहे होते हैं कि हमारा एक पॉसिबल कॉम्पिटिटर, वो भी हमारा कस्टमर एक पॉसिबल कॉम्पिटिटर भी हमारा हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ये भी मसला हमारे पास हो सकता है। ठीक है नहीं? पार्ट टाइम वर्कर यूजफुल फिलिंग अनस्किल्ड और लो स्किल पोजीशन स्पेशली इन सर्विसेज। अच्छा जी, मसला यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे अनस्किल्ड बंदे चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप बाहर से बंदे बुलवा के काम करवा सकते हैं उनसे। ठीक है ना? तो सर्विसेज आप अमूमन ले सकते हैं बाहर से, कि या टेक्नीशियंस आपको चाहिए, या आपको हेल्पर्स चाहिए, या आपको पैकेजिंग के बंदे चाहिए, या आपको एक छोटी-मोटी मशीन पे काम करने वाले बंदे चाहिए। तो ऐसे बंदे पार्ट टाइम पे बाहर से बुलवा लिए आपने। आपने उनसे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उतने घंटे आपने उनसे काम करवाया, उतने घंटों के उनको पैसे देकर उनको फारिग कर दिया भाई। ठीक है ना? इससे हुआ क्या? इससे फ़ायदा हमें ये होगा, इसके हमारी अपनी वर्कफ़ोर्स कांस्टेंट रहेगी, ना हमें अपनी वर्कफ़ोर्स से ओवरटाइम करवाना पड़ा,
ना हायरिंग करनी पड़ी, ना ले ऑफ करना पड़ा। लेकिन पार्ट टाइम वर्कर का भी नुकसान है। मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर पार्ट टाइम वर्कर अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर का पूरा कंप्लायंस होता है। एक ऑथराइज्ड वर्कर ही प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि मेडिसिन बना रहा है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हर जगह फिजिबल भी नहीं है। और दूसरा मसला यहाँ पे ये होता है कि पार्ट टाइम वर्कर अनस्किल्ड होता है। आपके पास जो एक बंदा एक अरसे से काम कर रहा है वो स्किल्ड हो जाता है, और आप बाहर से जो बंदा आ रहा है पता नहीं उसका क्या एक्सपीरियंस है, काम उसको अच्छा अच्छा आता है नहीं आता, तो क्वालिटी को इंश्योर करना मुश्किल हो जाएगा। और पार्ट टाइम वर्कर के जो वेजेस के रेट होते हैं वो रेगुलर वर्कर की वेजेस के रेट से ज़्यादा होते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी अल्टीमेटली बढ़ रही है। ठीक है ना? तो ये बरल लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कैपेसिटी के। अब हम देखते हैं डिमांड ऑप्शंस के। अगर डिमांड कम हो रही है तो हमारे पास स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करें, यानी कि डिमांड को पुश करें कस्टमर की साइड पे और डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन चलाते हैं टू इंक्रीज द डिमांड इन द लो पीरियड, अटेम्प्ट टू शिफ्ट डिमांड टू स्लो पीरियड। हमें ये कोशिश करते हैं कि हम डिमांड को शिफ्ट करें, जो हाई डिमांड पीरियड है उसकी डिमांड को लो डिमांड पीरियड के अंदर शिफ्ट करें। मे नॉट बी सफिशिएंट बैलेंस डिमांड एंड कैपेसिटी। बाज़ औक़ात ये मसला हो जाता है कि ये सफिशिएंट नहीं होता डिमांड और सप्लाई का, कैपेसिटी और डिमांड को एडजस्ट करने में। ठीक है ना? तो ये भी एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। बैक ऑर्डरिंग या बैकलॉग ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड। बैक ऑर्डरिंग और बैकलॉग का कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बैकलॉग और बैक ऑर्डर हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट के लिए वेट करने के लिए राज़ी हो। ठीक है ना? अगर वो राज़ी नहीं होगा तो फिर ये होगा कि लॉस सेल्स हो जाएगी और वो सेल्स हम लॉस कर जाएँगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक रिक्वायर कस्टमर टू वेट विदाउट लॉस ऑफ गुडविल, यहाँ पे उस जगह पे अप्लाई होगा जहाँ पे कस्टमर वेट करने के लिए तैयार हो, बगैर आपकी गुडविल को खराब किए। ठीक है ना? तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास डिमांड ऑप्शन। क्रॉस सीजनल प्रोडक्ट एंड सर्विस मिक्सिंग, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन। भाई अगर आपने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन किया है जो कि सीजनल है तो आपके पास काउंटर सीजनल प्रोडक्ट होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आइसक्रीम ना लोग गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम लोग गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन सर्दियों में कॉफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो एक आइसक्रीम पार्लर वाला जो है ना वो सर्दियों में कॉफ़ी भी लगा लेता है, काउंटर सीजनल प्रोडक्ट आ गई। ठीक है ना? तो यानी कि एक वो प्रोडक्ट है जो कि सर्दियों में ज़्यादा बिक रही है और एक वो प्रोडक्ट है जो कि गर्मियों में ज़्यादा बिक रही है, दोनों प्रोडक्ट काउंटर हो गई, तो एवरेज डिमांड जो हो गई आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना? तो ये जो है हमारे पास चंद स्ट्रेटजीज थी जिसके थ्रू हम कर सकते हैं डिफरेंट डिमांड। अब हमारा अगला काम ये होगा कि हम ये देखेंगे कि ये तमाम स्ट्रेटजीज कि मैंने आपको फ़ायदे भी बताए, नुकसानात भी बताए। जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें एवल्यूएशन करके, एक कॉस्टिंग करके, एक बेस्ट प्लान की एवल्यूएशन करनी है। क्योंकि पढ़ तो लिया हमने सारी चीज़ें कि अब मैं एज़ अ प्रैक्टिकली जब मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हायरिंग एंड ले ऑफ करनी चाहिए, मुझे पार्ट टाइम वर्कर को बुलाना चाहिए, मुझे ओवरटाइम करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है ना? तो हर चीज़ की पहले कॉस्ट की इवैल्यूएशन करके हम एक बेस्ट प्लान की इवैल्यूएशन करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।